वो लोग ना एक एक करके 5 चीजें छोड़ते हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं इन्फिनिटी से मिलना, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। वो एक एक करके 5 चीजें छोड़ते हैं। सबसे पहले वो छोड़ते हैं घर बार, जिसको बोलते हैं संन्यास ले रहा हूँ। फिर उनको पैसा कौड़ी, गाड़ी, एप्पल का फोन, प्रेस किए हुए कपड़े, परफ्यूम, ये सब कुछ नहीं चाहिए, रिश्तेदार नहीं चाहिए, वो अकेले निकल जाते हैं। जब वो नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं कपड़ा लत्ता, कि ये सब सांसारिक मोह माया सब एक जैसे ही दिखते हैं, हमको नहीं ढकने की जरूरत है, जो है साफ साफ। तीसरा, फिर वो खाना धीरे धीरे छोड़ना है। तो पहले खाना छोड़ते हैं तो आप देखो कई ऐसे आपको ऋषि मुनि मिलेंगे जो सिर्फ पानी और फल पे हैं, और नमक, शक्कर, पका हुआ खाना सब छोड़ चुके हैं। और धीरे धीरे वो लोग फिर वो फल भी छोड़ देते हैं, खाना ही छोड़ देते हैं। चौथा स्टेज उनका आता है जब वो डिसाइड कर पाते हैं कब मेरे को सांस लेनी, कब नहीं लेनी, बिना सांस के भी जीवित रहना सीख जाते हैं, है ना। उनकी आत्मा उनके शरीर से सांस के थ्रू नहीं जुड़ी है, बिना सांस के भी जुड़ी है। और आखिरी जिस दिन उनकी आत्मा 5th स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी में पहुंचती है तो वो अपना देह छोड़ देते हैं, अपना शरीर छोड़ देते हैं। ये दोनों जगह एक ऐसी जगह है जिसका जवाब अभी तक हम लोगों को साइंस ने नहीं दिया है। हमको लगता है ना कि साइंस हैज ऑल द आंसर्स, मतलब साइंस ने ये बोला है कि हमारे पास जवाब नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा, साइंस के पास इन सवालों का जवाब नहीं। क्यों नहीं है और ऐसा क्या है? कैलाश पर्वत में ये माना जाता है, और सिर्फ माना नहीं जाता है, कई ऐसे पर्वतारोही समझती है ना आप, जो माउंटेन्स कॉन्कर करने निकलते हैं, वो लोग, और वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो भारतीय नहीं है, अच्छा, वो जर्मन से हैं, वो फ्रांस से हैं, हाँ, जर्मनी, फ्रांस, जिनको कोई मतलब नहीं है कि उनके लिए माउंट कैलाश सिर्फ एक पहाड़ है जिसको उनको जीतना था, कि हम चढ़ेंगे, आज तक कोई नहीं चढ़ा, आज तक कोई नहीं चढ़ा। उन लोगों का ये डॉक्यूमेंटेड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उन लोगों का कहना है कि जब हम चढ़ रहे थे, हम 5 दिन तक चढ़ते रहे, हमको 3 दिन बाद समझ में आया कि हम 2.5 दिन चढ़े थे और 2.5 दिन उतर गए थे, हमको समझ ही नहीं आया कि हम चढ़ नहीं रहे, हम उतर रहे। अच्छा, उनका ये मानना है, क्योंकि और वो देखिए कोई भी सीधे कैलाश पर्वत चढ़ने नहीं जाता है, उन लोगों का बहुत बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है, वो अनगिनत दूसरे बर्फीले पहाड़ के समिट को टच किए, पहुंचे, तो उसके साथ उनका एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव है, उनका तजुर्बा है। उसके बाद उनको लगा कि हम ये भी जीत जाएंगे, कोशिश किए। माउंट एवरेस्ट जो है वो माउंट कैलाश पर्वत से बड़ा है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट लोग पहुंच गए, उससे छोटा है कैलाश पर्वत साइज में। कैलाश पर्वत पे ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। पहुंचता। तो जब ये लोग लौटे तो इन्होंने अलग अलग सबने बताया, किसी ने बोला कि वहां पे, क्योंकि हम कई बार अलग अलग बर्फीले पहाड़ चढ़ चुके हैं, हमारा बाकी जगहों पे 5-6 दिन में जितने हमारे नाखून और बाल बढ़ते हैं, कैलाश पर्वत पे 2 दिन में उतने बढ़ जाते हैं। अच्छा, हाँ, तो इसका ये मतलब निकाला गया कि कैलाश पर्वत पे आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लग जाती है, आपके एज स्पीड अप हो जाती है। उसके बाद उन्होंने बताया, एक मेरे ख्याल से जर्मनी का पर्वतारोही, मैं नाम बोल रहा हूँ, उसको जब वो रास्ते से वापस आ गया तो उससे पूछा गया कि तुम क्यों वापस आ गए, तुम तो बोलते गए थे हम चढ़ जाएंगे। तो बोला कि आधे रास्ते में ऐसा लगा कि कोई कोई है, कोई शक्ति वहां जो इशारे से बोल रही कि वापस। अच्छा, ये जर्मनी के किसी इंसान को लगा, जर्मनी के किसी इंसान को लगा, जो नहीं मानता शिव को, जो नहीं मानता हिंदुत्व और सनातन, और उनको तो किसी पता भी नहीं उनको होगा कुछ शायद नहीं मालूम। इस सब बारे में। वो लौटा और वो बोला कि मैं चढ़ा चढ़ा चढ़ा, और फिर मेरे को ऐसा लगा कोई अज्ञात शक्ति मेरे को ऑर्डर कर रही कि गेट बैक। बट सर, शिव जी क्यों नहीं चाहते कि वहां पर और कोई आए? आज से 900 साल पहले एक शख्स जिसका नाम था मीलारेपा, क्या था? मीलारेपा, वो काले जादू में उसकी बड़ी शक्तियां थी, अच्छा, ब्लैक मैजिक का बहुत पावर था उसमें। माना जाता है, उन लोगों के तिबेटियन बुक्स में लिखा हुआ है कि मीलारेपा एकलौता ऐसा शख्स है जो आज से 900 साल पहले माउंट कैलाश ऊपर तक चढ़ गया था। अब आप देखिए, ये तो पूरी बात दूसरे संदर्भ में हो गई ना। मैं आप कह आपको रहे थोड़ा थे कैलाश की साइंटिफिक, कोई ऐसी कहानी है और भी बहुत सारी। हाँ, एक साइंटिफिक बात यह है कि कैलाश पर्वत का जो पोजिशनिंग है, हाँ, जहाँ पे कैलाश पर्वत पृथ्वी में है, प्लेस्ड है, वो 6666 किलोमीटर दूर है नॉर्थ पोल से, और 6666 मल्टीप्लाइड बाई 2
किलोमीटर दूर है साउथ पोल से। ओह ओके। तो ये ना ये इत्तेफाक नहीं लगता। ऐसा लगता है कि इसीलिए कैलाश पर्वत को एक्सेस मुंडी भी कहते हैं। अच्छा। कहा जाता है कि ये पूरा जो जो पूरा अर्थ है ना, वो ऐसा एक बराबर घूम रहा है सोलर सिस्टम में, इधर या उधर लुढ़क क्यों नहीं रहा है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत वो एक्सिस है जो इसको बैलेंस जो रखा बैलेंस कर रहा है। ओके। कि ना वो उसको इधर गिरने दे रहा ना उसको उधर गिरने दे रहा, उसी जगह पे उसको वैसे ही रन करने का जो काम है वो कैलाश पर्वत का। अब ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक एक हिडन शहर है। ओके। जिसका नाम अलग अलग है, लेकिन उसका एक नाम है ज्ञानगंज। ओके। हमारे पुराणों में उसका नाम ज्ञानगंज है। बुद्धिज्म में और टिबेटियंस लोग और चाइनीज लोग भी इसी शहर को शैंग्रीला कहते हैं। ओके। हाँ, तो ये ज्ञानगंज है नाम, जिसमें जितने भी अभी हम बोल रहे थे ना कि हम जानवरों को एक्सटिंक्ट कर दे रहे, विलुप्त कर दे रहे, लेकिन आप ये समझिए कि युगों का जो फेर है वो कलयुग जब खत्म होगा तो फिर सतयुग आएगा। तो जब सतयुग फिर से आएगा तो आपको सारे जानवर फिर चाहिए ना एक दुनिया बसाने के लिए। तो आप उसको, मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको और आपके दर्शकों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हम लोग सब लोग बचपन में सांप सीढ़ी लूडो और चेस खेले होंगे, खेले ना। जब हम लूडो खेलते हैं या चेस खेलते हैं तो हमारी गोटियां कटती हैं। ठीक है, तो जब गोटियां कटती हैं, खास करके चेस में जब गोटियां कटती हैं, अब देखिए चेस में क्या क्या होता है, हाथी होता है, हाँ। घोड़ा होता है, ऊंट होता है सब ना? जान। जब ये सब कटते हैं तो उनको आप बोर्ड के बाहर रख देते हैं। हाँ। लेकिन फेंक थोड़ी ना देते हैं, बोर्ड के बाहर रखते हैं ना। फिर आप और खेलते हैं और खेलते हैं, फिर गेम खत्म हो जाता है। जब गेम खत्म हो जाता है तो आप उन सारी गोटियों को एक जगह पे जमा करके रखते हैं, बोर्ड को बंद करते हैं कि जब अगली बार खेलेंगे ना तो तब दोबारा तो फिर सबको सेट करना पड़ेगा। कितनी प्यारी बात है भगवान जी ये। लोग का यही खेल चल रहा है हाँ। कि अभी जितने लोग आपको लग रहा है ना कि हम इंसान लोग विलुप्त कर लिए, विलुप्त कर दिए, वो सब वो ज्ञानगंज में जमा कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जब कलयुग खत्म होगा तो फिर सतयुग शुरुआत करने के लिए उनको वो सब चाहिए। मतलब जितनी भी चीजें यहाँ पे एक्सटेंट हो गई वो कैलाश वो में सब वहां सहेज के रखी एक हुई हिडन कॉलोनी में ज्ञानगंज में है, शहर में। हम्म। और जब वापस सतयुग शुरू होगा, फिर से बोर्ड गेम जब सेट होगा तो उनको ज्ञानगंज से निकाल के फिर पृथ्वी में सेट किया जाएगा ताकि ये सब कुछ फिर से हो। तो ये सर्कल होता है युगों का। सर जैसे अघोरी जो होते हैं वो बचपन से ही इस बात पर होते हैं या ऐसा कोई ट्रांजिशन फेज आता है जब वो डिसाइड करते हैं कि उनको ये सब फॉलो करना है? नहीं, ट्रांजिशन फेज आता है। अच्छा। एक व्यक्ति हैं सुधांशु त्रिवेदी, बड़े कमाल के वक्ता हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। मैं उनको सुनना बहुत पसंद करता हूँ। वो एक जगह पे बताए थे, जो भी ऋषि मुनि बनता है ना रिया, किसी भी क्लैन में ऋषि मुनि बने, सिर्फ अघोरी नहीं, सिर्फ नागा साधु नहीं, सिर्फ अघोरी नहीं, कैसे भी ऋषि बने, वो लोग ना एक एक करके 5 चीजें छोड़ते हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं इन्फिनिटी से मिलना, अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। वो एक एक करके 5 चीजें छोड़ते हैं। सबसे पहले वो छोड़ते हैं घर बार, जिसको बोलते हैं संन्यास ले रहा हूं। फिर उनको पैसा कौड़ी, गाड़ी, एप्पल का फोन, प्रेस किए हुए कपड़े, परफ्यूम, ये सब कुछ नहीं चाहिए, रिश्तेदार नहीं चाहिए, वो अकेले निकल जाते हैं। जब वो नेक्स्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो फिर वो छोड़ देते हैं कपड़ा लता कि ये सब ये सांसारिक मोह माया सब एक जैसे ही दिखते हैं, हमको नहीं ढकने की जरूरत है, जो है साफ सामने। तीसरा, फिर वो खाना धीरे धीरे छोड़ने लग जाते हैं। तो पहले खाना छोड़ते हैं तो आप देखो कई ऐसे आपको ऋषि मुनि मिलेंगे जो सिर्फ पानी और फल पे हैं, और नमक, शक्कर, पका हुआ खाना सब छोड़ चुके हैं। और धीरे धीरे वो लोग फिर वो फल भी छोड़ देते हैं, खाना ही छोड़ देते हैं। चौथा स्टेज उनका आता है जब वो डिसाइड कर पाते हैं कि कब मेरे को सांस लेनी कब नहीं लेनी, और बिना सांस के भी जीवित रहना सीख जाते हैं, है ना। उनकी आत्मा उनके शरीर से सांस के थ्रू नहीं जुड़ी है, बिना सांस के भी जुड़ी है। और आखिरी जिस दिन उनकी आत्मा 5th स्टेज ऑफ स्पिरिचुअलिटी में पहुंचती है तो वो अपना देह छोड़ देते हैं, अपना शरीर छोड़ देते हैं, तब वो पहुंचते हैं इन्फिनिटी। तो उन्होंने सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा था कि एक भारतीय, एक हिंदू ने ही क्यों शून्य की खोज की, क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत भी मैथ्स पढ़ा है तो इन्फिनिटी का रास्ता 0 से होके जाता है। हम 0 नहीं ढूंढ रहे थे, हम अध्यात्म ढूंढ रहे थे, हम इन्फिनिटी ढूंढ रहे थे। इन्फिनिटी की खोज में निकले जो लोग थे उनको शून्य मिल गया।
तो जब आप ये मान लेते हैं ना कि मैं शून्य हूं और मेरे को अब पृथ्वी से शून्य चाहिए, शून्य मल्टीप्लाइड बाय शून्य क्या होता है? शून्य होता है। शून्य डिवाइडेड बाय शून्य क्या होता है? शून्य होता है। शून्य माइनस शून्य क्या होता है? शून्य होता है। तो जब एक शून्य, मतलब इस शून्य के अंदर कुछ नहीं है और सब कुछ है। तो जो ये A.R. रहमान साहब का बहुत अच्छा गाना आया था, कुन फाया कुन, जब कहीं भी कुछ नहीं था तब भी तू था, वो है शून्य। तो शून्य की तलाश में नहीं निकले थे, इन्फिनिटी की तलाश में निकले थे और शून्य में। तो ये शून्य तक पहुंचना और इन्फिनिटी की जो खोज है ना, उसके बहुत सारे रास्ते हैं। सर अभी हम अघोरी की बात कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा ही बताइए कि वो ह्यूमन फ्लैश क्यों खाते हैं? उनका ये मानना है रिया कि हर वो चीज जो इस पृथ्वी में है वो सब बनाई हुई है शिव की। तो शिव का कुछ भी बनाया हुआ खराब नहीं हो सकता। गंदा और अच्छा कुछ नहीं है, सब अच्छा है। वो जब जला दिया जाएगा तो उससे राख जमा होगा, उस राख को गंगा में, जमुना में, सरस्वती में, किसी खेत में कहीं भी डाल दिया जाएगा, वो पानी बह के किसी ना किसी खेत में पहुंचेगा। उस पानी में मेरी राख है, हाँ, कुछ ना कुछ उगेगा, वो मैन्योर बनेगा, वो मैन्योर बनेगा, हाँ। है ना? उस मैन्योर से, क्योंकि पानी ही मिट्टी को मैन्योर देता है लगातार, ठीक है? उस मैन्योर से जो पौधा उगेगा, अगर पेड़ बना तो उसमें जो फल आएगा वो आप खाएंगी, हाँ। अगर कोई सब्जी का हुआ तो आप उसको खाएंगी। तो कुल मिला के एक शरीर जब खत्म होता है तो वो काम करता है अगले जनरेशन को एनर्जी प्रोवाइड कर। वो एनर्जी किसी भी तरीके से दे, एनर्जी ही देगा। सो हम इनडायरेक्टली खा रहे हैं, वो डायरेक्टली खा रहे हैं। भाई वो उनको दिखता है कि हाँ ये शरीर खत्म हो गया, इसको मैं काटूं, खाऊं, इसको दर्द तकलीफ नहीं हो सकती, मर गया। हाँ। तो भाई इतना लंबा प्रोसेस, मुझे भूख लग रही है, मेरे सामने यही खाना है और मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ, वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। उनको, भाई आप जब मांस भी खाते हैं तो आपके शरीर को तो एनर्जी मिलती है ना। हाँ जी। आप जाइए जिम इंस्ट्रक्टर के पास, वो बोलेगा अंडा खाओ, चिकन खाओ, प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन मिलेगा। तो चिकन मांस ही है ना, तो प्रोटीन मिल रहा है। तो उनको वो दिखता है, जब उनको मिल जाता है, उनको जो मिल जाता है खा लेते हैं, उनके लिए कोई चॉइस नहीं है खाने का।